मॉर्निंग। आज हम क्लास 9 का थर्ड चैप्टर तुम कब जाओगे अतिथि पढ़ेंगे, जिसके रचयिता या जिसके लेखक हैं शरद जोशी। पहले हम इनका परिचय पढ़ लेते हैं, कवि परिचय पढ़ते हैं, बाद में हम चैप्टर पढ़ेंगे। शरद जोशी का जन्म मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में 21 मई 1931 में हुआ। इनका बचपन कई शहरों में बीता। कुछ समय तक यह सरकारी नौकरी में रहे, फिर इन्होंने लेखक को ही आजीविका के रूप में अपना लिया। इन्होंने आरंभ में कुछ कहानियाँ लिखी, फिर पूरी तरह व्यंग्य लेखन ही करने लगे। इन्होंने व्यंग्य लेख, व्यंग्य उपन्यास, व्यंग्य कॉलम के अतिरिक्त हास्य, व्यंग्यपूर्ण धारावाहिकों की पटकथाएँ और संवाद भी लिखे। हिंदी व्यंग्य को प्रतिष्ठा दिलाने वाले प्रमुख व्यंग्यकारों में शरद जोशी भी एक हैं। शरद जोशी की प्रमुख व्यंग्य कृतियाँ हैं परिक्रमा, किसी बहाने, जीप पर सवार इल्लियाँ, तिलस्म, रहा किनारे बैठ, दूसरी सतह, प्रतिदिन, दो व्यंग्य नाटक हैं, अंधों का हाथी और एक था गधा। एक उपन्यास है मैं केवल मैं उर्फ कमलमुख बीए। शरद जोशी की भाषा अत्यंत सरल और सहज है। मुहावरों और हास परिहास का हल्का स्पर्श देकर इन्होंने अपनी रचनाओं को अधिक रोचक बनाया है। धर्म, आध्यात्म, राजनीति, सामाजिक जीवन, व्यक्तिगत आचरण कुछ भी शरद जोशी की पैनी नज़र से नहीं बन सका है। इन्होंने अपनी व्यंग्य रचनाओं में समाज में पाई जाने वाली सभी विसंगतियों का बेबाक चित्रण किया है, यानी बिना डरे जितनी भी हमारे समाज में विसंगतियाँ, कुरीतियाँ, उनका उन्होंने वर्णन किया है। पाठक इस चित्रण को पढ़कर चकित भी होता है और बहुत कुछ सोचने को विवश भी। प्रस्तुत पाठ तुम कब जाओगे अतिथि में शरद जोशी ने ऐसे व्यक्तियों की खबर ली है जो अपने किसी परिचित या रिश्तेदार के घर बिना कोई पूर्व सूचना दिए चले आते हैं और फिर जाने का नाम नहीं लेते, भले ही उनका टिके रहना मेज़बान पर कितना भी भारी क्यों ना पड़े। अच्छा अतिथि कौन होता है? वह जो पहले से अपने आने की सूचना देकर आए और 1-2 दिन मेहमानी करा के विदा हो जाए, या वह जिसके आगमन के बाद मेज़बान वह सब सोचने को विवश हो जाए जो इस पाठ के मेज़बान निरंतर सोचते रहते हैं। अब चैप्टर है अपना अतिथि तुम कब जाओगे, यानी कि जो अतिथि बिना कहे बिना सूचना दिए आ जाते हैं तो मेज़बान पर वो भारी पड़ जाते हैं, और अगर उसे पता है कि जिसके घर हम जा रहे हैं वो हमारा खर्चा वहन नहीं कर पाएगा तो वहाँ से हमें ज़्यादा दिन तक रुकना नहीं चाहिए। अच्छा अतिथि वही होता है जो थोड़े समय के लिए जाता है और वहाँ से चला जाता है, तो वो ही अच्छा अतिथि है और उसी को भगवान तुल्य माना गया। और जो जाकर वहाँ पर पाँव जमा लेता है, हरगिज वहाँ से जाता नहीं है, अगले की इज्जत लेने को उतारू होता है, ऐसा अतिथि तो दानव से या दैत्य के समान बताया गया है। अच्छा अतिथि किसे बताया गया है? जो कम समय के लिए रुके, वो अच्छा अतिथि या देवतुल्य बताया गया है। आज तुम्हारे आगमन के चतुर्थ दिवस पर यह प्रश्न बार बार मन में घूमड़ रहा है कि तुम कब जाओगे अतिथि। अतिथि आकर वहाँ पर रुक गया, 4 दिन हो गए, वो जाने का नाम नहीं ले रहा, और जिसके यहाँ वो गया है उसकी स्थिति ऐसी नहीं है कि वो उसकी मेहमान नवाजी कर पाए। अब धीरे धीरे देखो वो पहले दिन कैसे उसका अतिथि सत्कार करता है और चौथे दिन पर कहाँ चला जाता है, कैसे उसका सत्कार वो करता है। तुम जहाँ बैठे निसंकोच सिगरेट का धुआं फेंक रहे हो, उसके ठीक सामने एक कैलेंडर है, देख रहे हो ना, इसकी तारीख अपनी सीमा में नम्रता से फड़फड़ाती रहती है। विगत 2 दिनों से मैं तुम्हें दिखाकर तारीखें बदल रहा हूँ। तुम जानते हो, अगर तुम्हें हिसाब लगाना आता है कि यह चौथा दिन है, तुम्हारे सतत आतिथ्य का चौथा भारी दिन, पर तुम्हारे जाने की कोई संभावना प्रतीत नहीं होती है। अब जहाँ वो अतिथि रह रहा है, वो जो मेहमान नवाजी कर रहा है, मेज़बान है, वो उसको इशारा कर रहा है, परंतु वो उसे समझ नहीं पा रहा है। वो उसे क्या दिखा रहा है? कैलेंडर की तारीख दिखा रहा है कि तुम्हें आए हुए कितने दिन हो गए हैं। लाखों मील लंबी यात्रा करने के बाद वे दोनों एस्ट्रोनॉट्स भी
इतने समय चाँद पर नहीं रुके थे जितने समय तुम एक छोटी सी यात्रा कर मेरे घर आए हो। तुम अपने भारी चरण कमलों की छाप मेरी ज़मीन पर अंकित कर चुके हो। तुमने एक अंतरंग निजी संबंध मुझसे स्थापित कर लिया है। तुमने मेरी आर्थिक सीमाओं की बेचनी चट्टान देख ली है। तुम मेरी काफ़ी मिट्टी खोद चुके हो। अब तुम लौट जाओ अतिथि, तुम्हारे जाने के लिए उस समय अर्थात हाई टाइम है। क्या तुम्हें तुम्हारी पृथ्वी नहीं पुकारती? अब वो परेशान हो गए अतिथि से, उसे जाने के लिए तरह तरह के विचार कर रहा है, उसे तरह तरह की उसे बातें बता रहा है, परंतु वो जाने को तैयार नहीं है। उस दिन जब तुम आए थे मेरा हृदय किसी अज्ञात आशंका से धड़क उठा था। अंदर ही अंदर कहीं मेरा बटुआ काँप गया था। उसके बावजूद एक स्नेह भीगी मुस्कुराहट के साथ मैंने तुमसे गले मिला और मेरी पत्नी ने तुम्हें सत्कार नमस्ते की, सादर नमस्ते की। तुम्हारे सम्मान में वो अतिथि हमने रात के भोजन को एकाएक उच्च मध्यम वर्ग के डिनर में बदल दिया था। तुम्हें स्मरण होगा कि 2 सब्जियां और रायते के अलावा हमने मीठा भी बनाया। इस सारे उत्साह और लगन के मूल में एक आशा थी कि दूसरे दिन किसी रेल से एक शानदार मेहमान नवाजी की छाप अपने हृदय में ले तुम चले जाओगे। पहले दिन आए तो ये सब उन्होंने बनाया, खूब आतिथ्य सत्कार किया, उनको लगा कि दूसरे दिन वो चला जाएगा। हम तुमसे रुकने के लिए आग्रह करेंगे मगर तुम नहीं मानोगे और एक अच्छे अतिथि की तरह चले जाओगे, पर ऐसा नहीं हुआ। दूसरे दिन भी तुम अपनी अतिथि सुलभ मुस्कान लिए घर में ही बने रहे। हमने अपनी पीड़ा पी ली और प्रसन्न बने रहे। स्वागत सत्कार के जिस बिंदु पर हम तुम्हें ले जा चुके थे वहाँ से नीचे उतर हमने फिर दोपहर के भोजन को लंच की गरिमा प्रदान की और रात्रि को तुम्हें सिनेमा दिखाया। हमारे सत्कार का ये आखिरी छोर है जिससे आगे हम किसी के लिए नहीं बढ़े। इसके तुरंत बाद भावभीनी विदाई का वह भीगा हुआ क्षण आ जाना चाहिए था जब तुम विदा होते और हम तुम्हें स्टेशन तक छोड़ने जाते, पर तुमने ऐसा नहीं किया। उनको लगा कि दूसरे दिन ये चला जाएगा, परंतु फिर भी वो अतिथि नहीं गया। तीसरे दिन की सुबह तुमने मुझसे कहा मैं धोबी को कपड़े देना चाहता हूँ। ये आघात अप्रत्याशित था और इसकी चोट मार्मिक थी। तुम्हारे सामीप्य की विला एकाएक क्यों रबर की तरह खिंच जाएगी इसका मुझे अनुमान न था। पहली बार मुझे लगा कि अतिथि सदैव देवता नहीं होता, वह मानव और थोड़े अंशों में राक्षस भी होता है। किसी लॉन्ड्री पर दे देते हैं, जल्दी धुल जाएंगे। मैंने कहा, मन ही मन एक विश्वास पल रहा था कि तुम्हें जल्दी जाना है। कहाँ है लॉन्ड्री? चलो चलते हैं, मैंने कहा और अपनी सहज बनियान पर औपचारिक कुर्ता डालने लगा। बनियान के ऊपर उसने अपना कुर्ता पहनकर जाने लगा कि शायद अतिथि अभी जल्दी ही चला जाएगा। कहाँ जा रहे हैं? पत्नी ने पूछा। इनके कपड़े लॉन्ड्री पर देने, मैंने कहा। मेरी पत्नी की आंखें एकाएक बड़ी हो गई। आज से कुछ बरस पूर्व उनकी ऐसी आंखें देख मैंने अपने अकेलेपन की यात्रा समाप्त कर बिस्तर खोल दिया था, पर अब जब वे ही आंखें बड़ी होती है तो मन छोटे होने लगता है। वे इस आशंका और भय से बड़ी हुई थी कि अतिथि अधिक दिनों ठहरेगा। अब उनको लग रहा था कि अतिथि जल्दी नहीं जाएगा, अभी वो रुकेगा। और आशंका निर्मूल नहीं थी। अतिथि तुम जा नहीं रहे, लॉन्ड्री पर दिए कपड़े धुलकर आ गए और तुम यहीं हो। तुम्हारे भरकम शरीर से सलवटे पड़ी चादर बदली जा चुकी है और तुम यहीं हो। तुम्हें देखकर फूट पड़ने वाली मुस्कुराहट धीरे धीरे फीकी पड़कर अब लुप्त हो गई है। अतिथि के आते हैं तो हम बहुत मुस्कुराते हैं, बहुत उनका आदर सत्कार करते हैं, पर वो कई दिनों तक नहीं जाता है तो हम उनसे ऊब जाते हैं और दिल चुराने लगते हैं। ठहाकों के रंगीन गुब्बारे जो कल तक इस कमरे के आकाश में उड़ते थे अब दिखाई नहीं पड़ते हैं। बातचीत की उलझी हुई गेंद चर्चा के क्षेत्र के सभी कोनों से ठप्पे खाकर फिर सेंटर में आकर छुप पड़ी है। अब इसे न तुम हिला रहे हो और न मैं। कल से मैं उपन्यास पढ़ रहा हूँ और तुम फिल्मी पत्रिका के पन्ने पलट रहे हो। जब मेहमान आता है तो अपनी पुरानी बातें या घर की सब बातें हम शेयर करते हैं, बातचीत करते हैं, परंतु 3-4 दिन रुकने के बाद वो सब बातें थी वो सब ख़त्म हो गई है। वो तो मैगजीन पढ़ रहा है और वो पुरानी किताबें पढ़ रहे हैं। शब्दों का लेन देन बिल्कुल बंद हो गया है। चर्चा के विषय चुप गए हैं। परिवार, बच्चे, नौकरी, फिल्म, राजनीति, रिश्तेदारी, तबादले, पुराने दोस्त, परिवार नियोजन, महंगाई, साहित्य और यहाँ तक कि आँख मारकर हमने पुरानी प्रेमिकाओं का भी जिक्र कर लिया और एक छुट्टी है। यानी जितनी भी बातें करनी थी सब बातें हमने कर ली है, अब बिल्कुल चुप हो गए। सौहार्द अब शने शने बोरियत में रूपांतरित हो रहा है। भावनाएं गलियों का स्वरूप ग्रहण कर
रही है, पर तुम जा नहीं रहे किस अदृश्य गोंद से तुम्हारा व्यक्तित्व यहाँ चिपक गया है। मैं इस भेद को सहपरिवार नहीं समझ पा रहा हूँ। बार बार ये प्रश्न उठ रहा है कि तुम कब जाओगे अतिथि, यानी सब कुछ खत्म हो गया, जितनी बातें थी, जो हमें आतिथ्य सत्कार करना था उतना हमने कर दिया है, फिर भी तुम नहीं जा रहे हो। कल पत्नी ने धीरे से पूछा था, कब तक टिकेंगे ये? मैंने कंधे उचका दिए, क्या कह सकता हूँ। मैं तो आज खिचड़ी बना रही हूँ, हल्की रहेगी, बनाओ। सत्कार की उष्मा समाप्त हो रही है, डिनर से चले थे, खिचड़ी पर आ गए। अब भी अगर तुम अपने बिस्तर को गोलाकार रूप नहीं प्रदान करते तो हमें उपवास तक जाना होगा। तुम्हारे मेरे संबंध एक संक्रमण के दौर से गुजर रहे हैं, तुम्हारे जाने का ये चरम क्षण है। तुम जाओ ना अतिथि, तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा है ना? मैं जानता हूँ दूसरों के यहाँ अच्छा लगता है, अगर बस चलता तो सभी लोग दूसरों के यहाँ रहते, पर ऐसा नहीं हो सकता। अपने घर की महत्ता के गीत इसी कारण गाए गए हैं, होम को इसी कारण स्वीट होम कहा गया है कि लोग दूसरे के होम की स्वीटनेस को काटने न दौड़े। तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा है, पर सोचो प्रिय की शराफत भी कोई चीज़ होती है, और गेट आउट भी एक वाक्य है जो बोला जा सकता है। अगर हम किसी के घर ज़्यादा देर तक टिकेंगे तो लास्ट में वो हमें जाने के लिए कह देगा। ऐसी नौबत ना आए, उससे पहले हमें वहाँ से निकल जाना चाहिए। अपने खर्राटों से एक और रात गुंजायमान करने के बाद कल जो किरण तुम्हारे बिस्तर पर आएगी वह तुम्हारे यहाँ आगमन के बाद 5वें सूर्य की परिचित किरण होगी। आशा है वह तुम्हें चूमेगी और तुम घर लौटने का सम्मानपूर्ण निर्णय ले लोगे। मेरी सहनशीलता की वह अंतिम सुबह होगी, उसके बाद मैं स्टैंड नहीं कर सकूंगा और लड़खड़ा जाऊंगा। यानी मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है जो तुम्हारे मेहमान नवाजी पर मैं खर्च कर पाऊँ। मेरे अतिथि, मैं जानता हूँ कि अतिथि देवता होता है, पर आखिर मैं भी मनुष्य हूँ। मैं कोई तुम्हारी तरह देवता नहीं। एक देवता और एक मनुष्य अधिक देर साथ नहीं रहते हैं। जिस प्रकार देवता आते हैं थोड़े समय के लिए और चले जाते हैं, उसी प्रकार अतिथि को भी थोड़े समय के लिए अगर वो आता है तो उसको देवता का दर्जा दिया जाता है। देवता दर्शन देकर लौट जाता है, तुम लौट जाओ अतिथि, इसी में तुम्हारा देवत्व सुरक्षित रहेगा। यह मनुष्य अपने वाली पर उतरे उसके पूर्व तुम लौट जाओ। उफ, तुम कब जाओगे अतिथि। अब इसके शब्दार्थ करते हैं। सतत, निरंतर, लगातार। आतिथ्य, आवभगत। एस्ट्रोनॉट्स, अंतरिक्ष यात्री। अंतरंग, घनिष्ठ, गहरा। आशंका, खतरा, भय, डर। मेहमान नवाजी, अतिथि सत्कार। छोर, किनारा। भावहीन, प्रेम से ओतप्रोत। आघात, चोट, प्रहार। अप्रत्याशित, आकस्मिक, अनसोचा। मार्मिक, मर्म, स्पर्शी। सामीप्य, निकटता या समीपता। औपचारिक, दिखावटी। निर्मूल, मूल रहित, बिना जड़ के। कोनलों, कोनों में। सौहार्द, मैत्री, हृदय की सरलता। रूपांतरित, जिसका रूप बदल दिया गया हो। ऊष्मा, गर्मी, गुंजायमान, गूंजता हुआ। संक्रमण, एक स्थिति से दूसरी स्थिति में प्रवेश। अगला जो मौखिक प्रश्न उत्तर है वो अगले वीडियो में पढ़ेंगे।